मेरे प्यारे साथियों एवं बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको वर्ग 12 इतिहास विषय के जो दूसरा पाठ है उसमें राजा, किसान और नगर के बारे में दिया गया है। उसकी आरंभिक राज और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसके अंतर्गत जो मगध साम्राज्य के उत्थान है यह कैसे हुआ उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे, प्राप्त करेंगे। तो मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो इन कारण को जानने से पहले हम थोड़ा जान लें कि मगध साम्राज्य की स्थिति क्या थी। संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो मगध साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि मगध साम्राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बिहार के जो पटना और गया जो क्षेत्र है वहाँ पे ये फैला हुआ था। मगध साम्राज्य ने कहता है कि 684 ईसा पूर्व से लेकर 320 ईसा पूर्व तक यहाँ शासन किया गया। मगध साम्राज्य की राजधानी पहले गिरिब्रज थी, जिसे राजगिरी भी कहा जाता था, और वर्तमान समय में उसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। दूसरी राजधानी उस पाटलिपुत्र को बनाया गया। पाटलिपुत्र को वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है। तो मगध साम्राज्य जो थे उस पे लगभग कहता है कि 3 वंशों ने शासन किया था। जो वंश थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो मगध साम्राज्य के जो ये राजा थे, इसके जैसे बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए, उदयन हुए, पद्मानंद हुए, ये सब राजाओं ने प्रमुख रूप से यहाँ पे शासन किया था, अपनी भूमिका निभाया था। तो मगध साम्राज्य के उत्थान के प्रमुख कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि मगध साम्राज्य के उत्थान के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो पहला कारण कहा जाता है मगध साम्राज्य के प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मगध साम्राज्य ने 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक शासन किया। मगध साम्राज्य के उत्थान के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं मगध साम्राज्य के उत्थान के प्रमुख कारण। पहला कारण बताया गया भौगोलिक स्थिति। तो मगध कहता है कि गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था तथा इसके चारों ओर अन्य नदियां बहती थी, जिससे इसको बाह्य आक्रमणों से कोई खतरा नहीं था। इसकी प्रथम राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगिरी जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी थी, जिस पर आसानी से शत्रुओं का आक्रमण नहीं हो सकते थे। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कहा जाता है कि एक जल दुर्ग के समान था, जिसके चारों ओर गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन जैसी नदियां थी। अतः आंतरिक रूप से सुरक्षित होकर मगध के राजाओं ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ मगध की उन्नति और प्रगति की ओर ध्यान दिया। तो पहला कारण जो बताया जाता है मगध साम्राज्य का उत्थान का, तो वो कहा जाता है कि भौगोलिक स्थिति, अर्थात इसकी बनावट। मतलब जो भौगोलिक स्थिति जो मगध साम्राज्य की थी वह इस तरह से बनी हुई थी कि इस पर बाह्य आक्रमण का कोई खतरा नजर नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मगध के बारे में कहा जाता है कि गंगा और सोन नदी के संगम पे था। मतलब जो गंगा नदी बहती थी वह मगध साम्राज्य के उत्तर में बहती थी, और दक्षिण के क्षेत्र में कहता है कि विंध्याचल पर्वत थे, और पूर्व में चंपा नदी थी, और पश्चिम में सोन नदी थी। अर्थात इसकी बनावट रचना ऐसी थी कि वह पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस किया जाता था। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम इसे बिहार के रूप में देखें तो इसका 2 पार्ट अगर हम करेंगे तो ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग में नहीं, दक्षिणी भाग जो है इसका, दक्षिणी भाग में यह अवस्थित था और पूर्णतः सुरक्षित था। तो वहाँ के जो शासक थे वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, जिसके कारण जो वहाँ के मगधवासी थे और जो शासक थे वो अपनी क्षमता और अपने साधनों का उपयोग मगध की उन्नति और उसकी प्रगति के लिए करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे कारणों के बारे में जानते हैं। तो दूसरा कारण लिखता है आर्थिक स्थिति।
तो मगध के उत्थान में आर्थिक कारणों का भी कहता है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह संपूर्ण क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था, जिसके कारण यहाँ पर कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों का विशेष रूप से विकास हुआ। इस क्षेत्र में लोहे की खानें थी, जिससे प्राप्त लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, जिससे अन्य क्षेत्रों को जीतने में मदद मिलती थी। और भी बातें हैं इसमें। गंगा और उसकी उपनदियों के आवागमन सस्ता और सुलभ था, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता था। इसके अतिरिक्त मगध के जंगली क्षेत्रों में हाथी भी बहुत संख्या में पाए जाते थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। तो ये है इसके आर्थिक कारण। तो फिर से हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहेंगे कि आर्थिक कारण के अंतर्गत किन किन बातों को रखा गया। तो कहता है कि मगध के उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण भी माना गया। स्वाभाविक है कि जब कोई आर्थिक रूप से संपन्न रहेगा तो उसको साम्राज्य विस्तार करने में या अपने जनता को ध्यान रखने में आसान होता है। तो कहा जाता है कि ये जो मगध का एरिया था, चूंकि नदियों के बीच अवस्थित था, बगल में पास में नदियां थी, तो स्वाभाविक है कि यहाँ की जो मिट्टी होगी वह उपजाऊ थी। तो कहा जाता है कि इसका पूरा संपूर्ण क्षेत्र उपजाऊ था और यहाँ पे कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। और कृषि पशुपालन जब हो रहा है तो वहाँ पे उद्योग धंधा भी आसानी से लगाया जाता था। तो उद्योग धंधा भी विशेष रूप से यहाँ विकसित हुआ, कृषि यहाँ पे विकसित हो गया, पशुपालन यहाँ होने लगा। और साथ ही साथ कहा जाता है कि बगल में लोहे की खान भी मिले। तो लोहे के खान से मदद ये मिलती थी कि इससे अस्त्र शस्त्र आसानी से बनाए जाते थे। तो लोहे की खान से जब लोहा प्राप्त हो गया तो उससे अस्त्र शस्त्र बन गया, जिससे क्या होता था कि कुछ अन्य एरिया को, आगे वाले एरिया को, बगल वाले एरिया को अगर जीतना है तो उसमें उसको मदद मिल जाती थी। ठीक है। इसके बाद कहता है कि चूंकि गंगा और उसकी जो उपनदियां थी, बगल में आसपास की नदियां थी, उससे एक आसान आवागमन का साधन मिल जाता था। मतलब सस्ता भी और सुलभ भी, आसानी से पानी के रास्ते आप वहाँ पे पहुँच सकते थे व्यापार की दृष्टिकोण से, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है। इसके अलावे और भी एक आर्थिक कारण में माना जाता है कि जो वहाँ मगध का जो जंगली क्षेत्र था, उस जंगली क्षेत्रों में हाथी कहता है कि बहुत संख्या में पाए जाते थे। तो हाथी जब बहुत संख्या में पाए जाते थे तो ये सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग का कार्य करता था। तो आर्थिक स्थिति, भौगोलिक कारण, ये दोनों मगध साम्राज्य के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आर्थिक स्थिति में हमने अभी जाना कि ये जो उपजाऊ क्षेत्र था, कृषि पशुपालन सब यहाँ पे होता था, लोहे की खानें उपलब्ध थी। तो ये सब साम्राज्य विस्तार के लिए, मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए पर्याप्त साधन थे, जिसका उपयोग वहाँ के राजाओं ने बड़े अच्छे ढंग से किया था। तीसरा कारण पर देखते हैं। तीसरा कारण लिखता है शासकों का योगदान। शासकों का योगदान। सौभाग्य से कहता है कि मगध को निरंतर योग्यतम राजा मिले। यथा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के शासकों ने मगध साम्राज्य को काफी विस्तार किया। बिंबिसार और अजातशत्रु की कूटनीति और सैनिक पराक्रम का सहारा लेकर मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में परिणत कर दिया। तीसरा कारण कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण कारण है, जो मगध साम्राज्य के शासक थे, राजा थे, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका योगदान भी महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि सौभाग्य से कहता है कि मगध साम्राज्य के जो राजा हुए वह योग्यतम था। मतलब राजा ऐसे थे जो अपने शासन व्यवस्था पर पूर्णतः ध्यान देता था और अपने राजकाज के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता था। तो इसमें मूल रूप से कह सकते हैं कि जो हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार, मूल रूप से अगर हम कहें कि मगध के वास्तविक शासक, तो यहीं से शुरुआत होती है। लेकिन इसके पहले भी कई राजा थे जिन्होंने इस वंश परंपरा को आगे बढ़ाया था। लेकिन हर्यक वंश से मगध साम्राज्य का उत्थान होना शुरू हुआ और इसके जो शासक थे बिंबिसार, उसी को वास्तविक शासक माना जाता है। फिर बिंबिसार के बाद आई बात अजातशत्रु की, अजातशत्रु के बाद आई उदयन की, उदयन के बाद आई
नंद वंश के राजा थे पद्मानंद, और इसके बाद आए घनानंद, और इन राजाओं के बाद अंत में जो जिसका नाम आप इतिहास में बड़े सम्मान के साथ लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, वो नंद वंश के जो राजा थे घनानंद, उसको पराजित करके और तब उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2-3 महत्वपूर्ण कारण जो मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए माने जाते हैं, उसमें भौगोलिक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मैंने आपको बताया। चूंकि इसकी स्थिति नदियों के किनारे थी और जो इसकी राजधानियां थी राजगीर, वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो पूर्णतः सुरक्षित हुआ करता था। और आर्थिक स्थिति में कहें तो यहाँ पे कृषि कार्य, पशुपालन और लोहे के खान मिले, हाथी पर्याप्त मात्रा में मिले, जिससे भी इस मगध साम्राज्य की प्रगति में अपना योगदान सिद्ध किया गया। और एक सबसे ज़बरदस्त कारण रहा लास्ट का, तीसरा, जिसे कहते हैं शासकों का योगदान। मतलब उस समय शासक भी इतने अच्छे मिल गए इस साम्राज्य को कि वह इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में, प्रगति लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हमने देखा कि मगध साम्राज्य के उत्थान के कौन कौन से कारण थे। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।